Hello, everyone. Welcome to the series named Conversation with Kushal once again. Today, we have a very, very special guest, a man, a personality who genuinely does not need any introduction at all. He's famous across all the CA aspirants, across all the professionals as well. He's none other than Neeraj Arora, sir. Well, I should call him a YouTuber, an entrepreneur, or an author, or a guide, a mentor, a teacher, whatnot. He's all of them. So, thank you so much, Neeraj, sir, for accepting my invitation and coming up on the show. It's pleasure having you over here. इट्स माय प्लेजर कुशल कि आपसे बात करने का मौका मिल रहा है और मतलब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। इट्स माय प्लेजर कि आप मुझसे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। एंड जितनी भी सारी बातें आपने बोली उसके साथ साथ, बल्कि उससे पहले आई वुड लाइक कि कोई ऐसा बोलेगा गुड ह्यूमन बीइंग, राइट? तो मुझे लगता है कि टीचर, यूट्यूबर, एंटरप्रेन्योर 19 भी हो जाओ, लेकिन इंसान 21 ही होना चाहिए, यानी इंसान जो है वो थोड़ा अच्छा ही होना चाहिए। ग्रेट। हाँ जी कुशल, बताएं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। सो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू वन ऑफ योर वीडियो एंड वन ऑफ योर आर्टिकल एज वेल. You had mentioned that you were in science in grade 11 and grade 12. So how did this switch happen all of a sudden from science to commerce? तो कैसे हुआ? What's the story behind this? यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों की जो जनरेशन है या आपसे जो बिल्कुल भी आने वाले हैं वो लोग ब्लेस्ड हैं। क्यों ब्लेस्ड हैं? क्योंकि यूट्यूब है। यूट्यूब पे ना गाइडेंस भर भर के अवेलेबल है। अब फ्लैशबैक में चलते हैं 2002 में मैंने अपनी 10th क्लास पास करी थी। तो 10th क्लास मैंने ऐसे स्कूल से करी है जिसमें पूरी क्लास में जो है वो 10 बच्चे थे या 9 बच्चे थे, सिंगल डिजिट था, 9 बच्चे थे, ठीक है। उन 9 में से आई थिंक 6 बच्चे पास हुए और 3 बच्चे फेल हो गए थे क्लास 10th में। अब उसके बाद कोई गाइडेंस नहीं, कुछ नहीं पता साइंस लेना है कॉमर्स लेना है, बस साइंस का हवा होता था भाई, इंजीनियरिंग होगी, बीटेक होगी साइंस के बाद, कुछ तो अच्छा होता है, या तो डॉक्टरी होगी या इंजीनियरिंग होगी। सीए का दूर दूर तक आइडिया नहीं था कि सीए होता है, कॉमर्स में क्या होता है, क्योंकि सब आसपास वाले साइंस ले रहे थे, तो चलो भाई हम भी साइंस ले रहे थे। इवन एक स्कूल ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था कि साइंस नहीं देंगे, अब आपको कॉमर्स ही देंगे। मैंने उस स्कूल को रिजेक्ट कर दिया कि मैं तुम्हारे पास नहीं आता, मैं तो साइंस ही लूंगा। सो अच्छा, एक और बात बताऊं मैं आपको, मेरा स्कूल ऐसा था कि आप ये सुन के हंसोगे, मेरा स्कूल 10th तक रिकॉग्नाइज ही नहीं था, वो 8th तक रिकॉग्नाइज था। और उसने क्या कर रखा था, उसने किसी बड़े स्कूल से अपनी, जिसे बोलते हैं ना, सेटिंग कर रखी थी। सो आई वाज स्टडिंग इन वन स्कूल बट आई वाज एनरोल्ड इन अनदर स्कूल। सो मेरे एग्जाम्स हुए थे वो दूसरे स्कूल में हुए थे। सो इस तरह के हालात में हम थे, मतलब हमें कोई बताने वाला नहीं था, हमारे टीचर्स को पता नहीं था क्लास 10th का सिलेबस क्या होता है क्या नहीं होता है। तो उसके बाद जब 11th में गए तो अचानक से बहुत बड़ा स्कूल दिख गया, साइंस साइड लेके पहुंच गए वहां पे। एंड ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि गाइडेंस की कमी थी उस समय, मेंटोरशिप की कमी थी। आई थिंक जो आप बहुत जैसे करते हो आज की डेट में सीए स्टूडेंट्स के लिए, और बहुत सारे लोग और भी कर रहे हैं यूट्यूब पे, उस मेंटोरशिप की, उस गाइडेंस की कमी थी। और उसके चलते मैंने साइंस ली और उसके चलते मैं साइंस में फेल भी हुआ। बट अब क्या बोल सकते हैं कि कनेक्टिंग द डॉट्स आर कनेक्टेड बैकवर्ड्स। तो मैं साइंस में फेल हुआ। इट वॉज क्लास 11th फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम्स। सो केमिस्ट्री का पेपर था, मैं कुछ भी उसके अंदर लिख के नहीं आ पाया, राइट? क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं था, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं बन रहा था उसको पढ़ने में, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता था। तो आई गॉट 1 out of 100 इन केमिस्ट्री। एंड उन टीचर्स ने मेरी उस टीचर ने भी बहुत बेइज्जती करी और बहुत मजाक भी उड़ाया। बट ठीक है, उस टाइम शायद इसी लायक था मैं। तो उसके बाद मैं कॉमर्स में करते होगे हाँ, आपको मैं इतना वो भी फेमस बताऊंगा और आज, सक्सेसफुल बनते हुए देखने के बाद। राइट? तो उन्होंने, मतलब फिर मेरे एक और सर थे, पांडे सर। तो पांडे सर ने जो है मुझे कॉमर्स में जाने में काफी हेल्प करी। मानते वो भी मुझे नालायक ही थे कि वो फिजिक्स पढ़ाते थे, तो पांडे सर ने मुझे हेल्प करी कि भाई जाओ आप कॉमर्स में जाओ। कॉमर्स में गए। कॉमर्स में जब गए तो वहाँ हालात ऐसे थे कि क्या बताऊं मैं, डेप्रिसिएशन का चैप्टर चल रहा था, राइट? अकाउंट्स की क्लास में पहले पहले फर्स्ट पीरियड अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन का चैप्टर चल रहा है, वो मशीनरी अकाउंट बना हुआ है, इधर डेबिट इधर क्रेडिट। अब मेरी हालत खराब, सोचो बीच टर्म में जाके मैं बैठा हूँ जहाँ पे अकाउंटिंग चल रही है। सो बहुत अजीब सी फीलिंग थी उस समय। और ये बड़ा ना एक ऐसा फेज था मेरी लाइफ का जब मुझे लगता था कि आई एम डिफीटेड। मैं बिल्कुल ऐसा लगता था कि मैं बिल्कुल खत्म हो चुका हूँ, मुझे कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रही, कोई भाई इज्जत नहीं रही, सब जगह से यही सुनने को मिल रहा है फेलियर, कॉमर्स वाले साइंस वाले फेलियर यहाँ पहुंच गए। तो ये स्टोरी रही कुछ इस तरह से कि भाई साइंस में गए थे, फेल हो गए, और वहां से मैं कॉमर्स में शिफ्ट कर दिया गया। बट आफ्टर दैट कॉमर्स में भी 11th मेरी कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, 12th में एवरेज परफॉर्मेंस रही। उसके बाद थोड़ी बहुत चीजें निखर के आई, चाहे वो कॉलेज था या फिर अपना सीए था या एमबीए वगैरह किया, तब चीजें निखर के आई। बट आज मैं बैठ के सोचता हूँ तो अच्छा ही हुआ कि भाई साइंस साइड में फेल हो गया था और निकल गया था वहां से। राइट. तो ऐसे कह सकते हैं, लाइक जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है. एंड टुडे लाइक यू आर वेरी एग्जैक्टली। प्राउड ऑफ ऑल योर अचीवमेंट्स एज वेल. ओवर द इयर्स यू हैव मेंटोर्ड अ लॉट ऑफ सीए एस्पिरेंट्स एज वेल. तो सर आप अभी जैसे सीए में आए, तो सीए जर्नी में आपकी मतलब 5-6 इयर्स की सीए जर्नी हुई होगी. तो उसमें राइट। एक ऐसा कौन सा एक मेजर चैलेंज फेस किया है आपने जो एकदम ऐसे लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, या फिर ऐसा कोई चैलेंज जो आपको मतलब ओवरकम करने में थोड़ा डिफिकल्ट लगा, एंड हाउ डिड यू ओवरकम दैट चैलेंज ऑल ऑफ अ सडन लाइक फाइनली?
ऑनेस्टली पता है, इंटरमीडिएट तक तो पता ही नहीं चला सीए क्या होता है। क्यों, 3 साल का कॉलेज चल रहा था, साथ में बहुत मस्ती करी कॉलेज में। जो भी वो कॉलेज टाइम की जो भी चीजें होती है ना, चाहे फिर वो गर्लफ्रेंड के साथ घूमना हो या फिर कॉलेज में शैतानियां करना हो, हर चीज करी। 3 साल बहुत एंजॉय किया, और उन्हीं 3 सालों में इंटरमीडिएट निकल गया सब कुछ एक एक अटेम्प्ट में। फाउंडेशन आपकी तरह रैंक होल्डर तो नहीं बन पाए, बट हाँ मस्ती के साथ जितना काम हो सकता था वो सारी चीजें कर ली। फाइनल में मैं फेल हुआ एक बार, एंड आई थिंक वो ऐसे आके लगा मेरे को, ऐसे मतलब ऐसा फील हुआ जैसे कान सुन पड़ गए हैं, सब कुछ एकदम गायब सा हो गया है। और घर वालों ने जब पूछा रिजल्ट क्या है, मैंने उन्हें बताया फेल हो गया, तो उन्हें भी ना फेलियर सुनने की आदत नहीं रही थी। उन्होंने 11th में लास्ट टाइम सुना था कि फेल हुआ है, उसके बाद अच्छे अच्छे नंबर आते गए, पास होते गए, आगे बढ़ते गए। सो आई थिंक फाइनल एक ऐसी चीज मुझे लगी यार कि सीए फाइनल वाकई में ना निचोड़ देता है भाई, अच्छे अच्छों को निचोड़ देता है। मतलब आईएएस एमबीए, ड्यू रिस्पेक्ट टू देम जो लोग कैट करते हैं, आईएएस प्रिपेयर करते हैं, बट सीए फाइनल अलग लेवल है भाई। वो जब आओ और जब उसमें फेल होते हो तो ऐसा अजीब सी फीलिंग आती है। आई थिंक वो सबसे बड़ा एक मुझे लगता था कि एक हर्डल है, और उस हर्डल को क्रॉस करने के बाद बहुत अच्छा लगा। इवन आज भी सपने आते हैं कि भाई फेल हो गया कि एक पेपर में रह गया। मतलब 11 साल हो गए मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हुए, एंड बिलीव मी आज भी मुझे सपने आते हैं। शायद इसलिए कि मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, पता नहीं बाकी लोगों के साथ ऐसा होता है नहीं होता है, लेकिन मुझे तो आज भी सपने आते हैं, सेकंड ग्रुप में ये रह गया, फर्स्ट ग्रुप में वो रह गया, इसने ये कह दिया। सो सीए फाइनल, आई थिंक सीए फाइनल जो है भाई वो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था। एंड उसमें अगर सब्जेक्ट की बात करूं तो वो जो एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग था, जैसे अब आज के डेट में शायद एससीएमपी कुछ बोलते हैं राइट, न्यू कोर्स में, है ना। एससीएमपी, राइट, स्ट्रेटेजिक यस कॉस्ट यस, वो अपने मैनेजमेंट आप एंड में परफॉर्मेंस वैल्यूएशन। एग्जैक्टली वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके अलावा मुझे नहीं लगता, मतलब मैंने अपनी सीए जर्नी इंटरमीडिएट तक तो इतनी एंजॉय कर रही है, ऑनेस्टली मुझे पता ही नहीं चला। आई थिंक वो बेस्ट फेज था। क्यों बेस्ट फेज था कि पता नहीं चला, चुपचाप पढ़ते रहे, पास भी होते गए, तो कोई ज्यादा ऐसा स्ट्रगल नहीं हुआ, और पास भी ठीक ठाक नंबर से हुए। जैसे आईटीएसएम की अगर बात करता हूँ, उसमें मेरे 78 कुछ मार्क्स थे, सेकंड ग्रुप में ओवरऑल मेरे अरे वाह। 70% बनते थे। तो मुझ जैसे नलायक बच्चों के लिए, मतलब हम नलायक कैटेगरी में आते थे अपने गली मोहल्लों में, हम जैसे नलायक बच्चों के लिए भाई इतने मार्क्स आ जाना और सीए इंटरमीडिएट एक बार में क्लियर हो जाना बहुत बड़ी बात होती थी। हम जैसे, अब इस बात को समझो कुशल के, एक होता है ना जिससे उम्मीद ही ऐसी कि यार ये तो सीए कर लेगा, हमसे तो उम्मीद ही नहीं थी कुछ कि कुछ करेगा, तो वो जब एक एक अटेम्प्ट में निकालता गया। मेरे कई ऐसे टीचर्स थे जो मुझे 11th 12th में पढ़ाते थे, या उसके बाद उन्होंने मुझे गाइड किया, जिनका सीए नहीं निकल पाया, उन्होंने मुझे गाइड किया, जिनका सीए खुद नहीं हो पाया, तो उनको ही बड़ा अचंबा था, अड़ोसी पड़ोसियों को बड़ा अचंबा था कि भाई ये इंटरमीडिएट कैसे निकाल लिया इसने। सो आई थिंक सीए फाइनल वाज द बिगेस्ट हर्डल। राइट राइट, गेट इट। तो सर मैं आपका एक जो स्टॉक पर भी वीडियो देख रहा था, तो उस पर आपने ये बोला था कि लाइक फ्रॉम 2013 यू हैड ओनली 5 स्टूडेंट्स 2013 में, एंड नाउ लाइक यू आर मेंटोरिंग ओवर 7 लाख aspirants as well as qualified chartered accountants through your YouTube channel, through a lot of applications, through digital media as well. तो इसमें ये राइट। पूछना है कि ये जो 7 years है 2013 से 2020 तक, इसमें what is one thing which you have learned over the course of 7 years which you'll always cherish for the rest of your life? आई थिंक मैंने यही सीखा है कि भाई, जो मैंने आपको शुरू में बोला भी कि टीचर आप 19 भी हो जाओ चलेगा, इंसान 21 रहना है। सो क्या बात है। पॉइंट यही है कि भाई आपने ना, आपका आपका मिशन होना चाहिए। आपका, आपको टीचिंग में जरूरी नहीं है कोई बोल दे कि भाई ये टीचर सब कुछ जानता है। आई थिंक ऐसा हो ही नहीं सकता। और जिस फील्ड में हम लोग हैं कुशल, आज मैं आपको बोलूं आपका रैंक 5 था, मैं आपको बोलूं आपको डीटी पूरा आता हो, शायद आप बोलोगे नहीं आता सर डीटी मुझे। ऑनेस्ट ओपिनियन यही होगा। कोई पूरा डीटी राइट, बोल दे कि मैं कहीं से भी कुशल कोई निकाल के पूछ लूंगा, तो क्या आप बता दोगे? आंसर इज नो। नहीं सो नहीं, वो ये तो नहीं मैंने यही पॉसिबल। सीखा, ऑनेस्ट रहो, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, जो मन में है वो बोलो, और जो सही है वो बोलो। पॉपुलर पॉपुलर ओपिनियन के साथ रहना जरूरी नहीं है। आपके मन में जो बात है, जो आपको सही लगता है, जिससे आपके ऑडियंस का, जो जो लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं, जो लोग आपके भरोसे बैठे हैं, उनका फायदा होता है, वो बात करो, एंड डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे। आई थिंक यही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज रही है। क्या बात है, वेरी वेरी वैल्यूएबल एज वेल। तो सर आपने अभी इतने लाइक यू हैव मेंटोर्ड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, इतने सारे स्टूडेंट्स को गाइडेंस दिया है, इतने सारे स्टूडेंट्स से बातचीत करते हो, आपके सीए टॉक्स भी है, बहुत सारे चैनल्स भी, आप लाइव जूम सेशन पे भी इंटरेक्ट करते हो बहुत सारे स्टूडेंट्स से। तो आपने एक नोटिस किया है कि क्या लाइक क्या एक कॉमन गलती है जो सब सीए स्टूडेंट्स करते हैं अकॉर्डिंग टू यू? लाइक बहुत सारे अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग गलतियां करते हैं, बट व्हाट इज दैट कॉमन मिस्टेक व्हिच ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट मेक्स नाउअडेज इन टुडेज जनरेशन, एंड हाउ कैन वी ओवरकम दैट मिस्टेक? दो चीजें हैं कुशल इसके अंदर, सिर्फ दो चीजें हैं जो मुझे समझ आया। मतलब कोई मुझसे पूछता ना फेल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, या तो मेंटोर सही नहीं है या वो बच्चा सही नहीं है। इट इज वेरी सिंपल। और 90% केसेस में आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट सही नहीं है। लोग बाग पढ़ते नहीं है, पढ़ने की एक्टिंग करते हैं। मतलब स्टूडेंट को पता है कि यार मेरे को 5 बार रिवाइज करना, कर लेना भाई, फिर नहीं करता है। वो 5 बार कैसे सोचेगा? 5 बार 5 अटेम्प्ट में रिवाइज करूंगा मैं। आई थिंक दिस इज द ओनली थिंग। अगर बच्चे सुधार लें, मतलब वो सिंपली पढ़ने लग जाएं, तो वो पास हो जाएंगे। मैं समझता हूँ
सीए फाइनल जैसे मैंने खुद बोला कि काफी हैवी कोर्स है, बट ऐसा तो नहीं है कि किसी कोई नहीं कर पा रहा, ऐसा तो नहीं है कि कोई पास नहीं कर पा रहा। तो हम लोग वो मेहनत नहीं करते, मैं अपने आप को भी इसमें काउंट कर रहा हूँ, हम लोग स्टूडेंट थे जब, तो शायद हम वो मेहनत नहीं करते थे। तो अगर हम वो मेहनत करने लग जाएं जो रिक्वायर्ड है, डेफिनेटली विल क्लियर दिस एग्जाम। और अभी हम इसको एकेडमिक्स तक ही रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बाद में अगर और कोई क्वेश्चन आता है इस पे तो प्रोफेशन पे भी बात करेंगे। लेकिन एकेडमिक में मुझे सिर्फ एक ही चीज लगती है कि स्टूडेंट्स जो है ना, 90% केसेस में मुझसे कोई पूछता भी है ना, कुशल आईसीए का रिजल्ट कितना परसेंट आता है, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, आईसीए का रिजल्ट आता है 95-96%, बल्कि इससे भी ज्यादा। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, मान लो 100 बच्चों ने पेपर दिए, 100 में से 10 बच्चे पास हुए, आई कैन बेट, मैंने बहुत बच्चों से ना इंटरव्यू लिया इस बारे में, जब वो फेल हो जाते हैं पूछता हूँ, काफी बच्चे आके बोलते सर पढ़ाई नहीं करी थी, सर रिवाइज नहीं करा था, सर मॉक टेस्ट नहीं दिया था, सर एक ही बार रिवीजन करके गया था। तो आप देखोगे कि 80-90% बच्चा तो ऐसे निकल जाता है बोल के, बच कितना गया 10%, 10% तो रिजल्ट था हमारा। तो ये एक मतलब ये सुनने में बड़ा सिंपल लगता है कि अच्छा जी पढ़ाई नहीं करी फेल हो गए, बट फैक्ट तो यही है। तो अगर कोई भी सीए स्टूडेंट कहता है कि मैं क्या अलग करूं, भाई पढ़ ले, मॉक टेस्ट दो, रिवीजन करो मल्टीपल टाइम्स और आप क्लियर कर जाओगे, इट इज एज सिंपल एज दैट। राइट। और इसमें सर एक और पॉइंट है कि आपके हिसाब से सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन जो है वो कितना अफेक्ट करता है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड स्टडीज, आपका क्या व्यू ये पॉइंट है तो उस पर? ये तो मैंने आज ही देखा है कुशल, मैं ये शायद इससे कुछ लोग मोटिवेट भी हूँ। मैंने आज ही अपना इंस्टाग्राम देखा कि मैं डेली कितना टाइम स्पेंड करता हूँ इंस्टाग्राम पे। ओके। आप गेस करो कुशल, मैं डेली कितना टाइम स्पेंड करता हूँ? पता नहीं, अभी और ऑन एन एवरेज तो 30 मिनट्स करते हैं यूजुअली लोग, 30 मिनट्स to 45 मिनट्स। तो कितना होगा मैं आपका? ऑन एन एवरेज 5 मिनट स्पेंड कर रहा हूँ ओ डेली, और वो भी पता नहीं कैसे हो रहे हैं, वो भी बाप पता रे। नहीं कैसे हो रहे हैं, वो भी शायद मेरा इंस्टाग्राम कोई और, मेरी टीम मेंबर कोई ऑन रख के रखता है, क्योंकि मैं नहीं खोलता। आप मेरे मोबाइल फोन्स देखोगे अगर, दिस इज माय मेन मोबाइल फोन, मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर आपको कोई भी ऐसे सोशल मीडिया ऐप जो है वो दिखेगी नहीं, एक्सेप्ट म्यूजिक एप्स आपको दिखेंगी। अदरवाइज आप इसमें अगर देखेंगे, अगर जूम हो जाए इसमें कुछ हो हाँ जाए तो हाँ। हाँ, आप देखोगे कोई भी इसमें आपको सोशल मीडिया ऐप नहीं दिखेगी, नो सोशल मीडिया ऐप इज देयर, एक्सेप्ट दैट यूट्यूब म्यूजिक इसके अंदर होगा, एप्पल म्यूजिक होगा और किंडल ऐप होगी, दैट्स इट। ओके। राइट। और दूसरे फोन में मैंने सिर्फ एक सोशल मीडिया ऐप डाल रखी है, वो है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप इसलिए क्योंकि मेरा पूरा ऑफिस जो है व्हाट्सएप पे चलता है। सोशल मीडिया पे बैठ के मैं 24 घंटे बोल सकता हूँ कि ये ना डबल एज्ड सॉर्ड है, जैसे बोलते हैं दो धारी तलवार है, एक तरफ से आपको काटती है, एक तरफ से आपको बनाती है। आज हम यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम होगा क्या, कुशल के इस वीडियो के बाद अगर आप जाके भाई 2 घंटे की लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हो किसी की गेम की, तो आई थिंक यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप राइट स्नैपचैट पे अलग अलग फिल्टर लगा के घूम रहे हो, आई थिंक यू आर वेस्टिंग योर टाइम। राइट। ये बात सबको समझनी होगी कि हमें सब दे दिया गया है, नाउ वी हैव टू चूज व्हाट इज गुड फॉर अस, व्हाट इज बैड फॉर अस, एंड सोशल मीडिया पे मैक्सिमम पीपल आर चूजिंग व्हाट इज बैड फॉर देम। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि भाई सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट द सेम टाइम उसका लिमिटेड यूसेज, उसका इफेक्टिव यूज करना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं भी यूट्यूब वीडियोस देखता हूं, लेकिन मैं कौन सी यूट्यूब वीडियोस देखता हूं, मैंने कई बार ये लोगों से बोला है, एक मैंने सोशल एक्सपेरिमेंट भी करा छोटा सा, क्योंकि मेरे टीचर ने वो किया था, मैंने उनसे जो इंस्पायर होकर काम किया। आप आज की डेट में देखो, मैं ट्विटर पे कितने लोगों को फॉलो कर रहा हूँ, जीरो। इंस्टाग्राम पे मैं कितने लोगों को फॉलो कर रहा हूँ, जीरो। क्यों? मुझे नहीं है इंटरेस्ट यार, मुझे नहीं जानना किसी की लाइफ के बारे में, और जिसके बारे में जानना होगा आई विल सर्च। अगर मुझे कुशल के बारे में जानना है लिंक्डइन पे, तो मैं कुशल को सर्च करूंगा, देखूंगा, मैं देखूंगा क्या कर रहा है कुशल, या क्या कंटेंट डाल रहा है कुशल। यूट्यूब पे मैं अपने सारे सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर चुका हूँ। इवन मैं आपको एक बात बता दूं कुशल, इस साल मैंने प्रण ले लिया था, मैं नेटफ्लिक्स कैंसिल कर रहा हूँ अपना, मैंने नेटफ्लिक्स हटा दिया अपना। जनवरी में नेटफ्लिक्स कैंसिल किया था, वो हर 15 दिन बाद मेल डालते हैं, कम बैक सून, कम बैक सून, हम नहीं आ रहे जी। आई रियलाइज नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन 700 रुपए का है, बट जब मैं उनकी एक वेब सीरीज देखने बैठ जाता हूँ जो 10 घंटे की है, और अगर मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम कि मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1 घंटे की कुछ हजारों में है या लाखों में है, तो भाई मेरे वो 10 घंटे इनटू दैट अमाउंट तो चला गया ना। तो वो चीज मुझे रियलाइज हुई, और मैंने सोशल मीडिया से अपने को बिल्कुल हटा लिया है। इवन मैंने धीरे धीरे ये भी कहना शुरू कर दिया है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करो। मैं धीरे धीरे इसमें, अभी मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ इस बात को, क्योंकि एक यूट्यूबर ना अंदर से होता है तो वो बोलता है सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो, बट ग्रेजुअली आई एम वर्किंग ऑन दिस। आई जस्ट से लाइक दी वीडियो, आपने वीडियो देखी, आप देखने आए ना वीडियो, जस्ट लाइक इट, डोंट सब्सक्राइब द चैनल, गो। आपको जब जरूरत होगी मेरी ढूंढ लेना, मुझे मेरे नाम से मैं मिल जाऊंगा, वीडियो देखना, अच्छी लगे लाइक करना और चले जाना। क्योंकि ये अल्टीमेटली एक माया जाल बनता जा रहा है, और इस माया जाल से हमें, मैं बता रहा हूं कुशल, कोई नहीं बच पाएगा, कोई भी नहीं बच पाएगा। ये सोशल मीडिया इतना इंपॉर्टेंट एक फैक्टर बनता जा रहा है दोनों के लिए, सक्सेस के लिए और फेलियर के लिए। अब डिपेंड ये करता है कि आप उसे सक्सेस के लिए यूज कर रहे हैं या फेलियर के लिए यूज कर रहे हैं। ट्विटर की बात कर लीजिए, ट्विटर इज द मोस्ट टॉक्सिक प्लेटफॉर्म, मोस्ट टॉक्सिक प्लेटफॉर्म। वहां पे आप कभी भी ट्रेंड देख लेना, क्या ट्रेंड चल रहे होते हैं वहां पे, विराट कोहली क्या, MS धोनी क्या,
हमारे देश के बड़े बड़े लोग, प्रधानमंत्री हमारे क्या या कोई भी, सबको ट्रोल कर रहे होते हैं, सबको गालियां पड़ रही होती है। ट्विटर पे मैंने 0 फॉलोअर इसलिए कर दी, मुझे नहीं देखना क्या हो रहा है। कोई भी ट्रेंड मेरे सामने आता है, राइट क्लिक करके इग्नोर दिस ट्रेंड, दिस इज नॉट सुटेबल फॉर मी, सिंपल। यूट्यूब पे कोई, यूट्यूब क्या करता है, यूट्यूब आपको जो बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स होता है उनकी वीडियो फेक फेक के देता है आपके आगे, देख राइट इसको देख, क्लिक करता हूँ डोंट रिकमेंड मी दिस चैनल, सिंपल। ये विल आपको चाहिए। और आपको सोशल मीडिया का अगर यूज करना है, जैसे कुशल का चैनल है, यहाँ पे आपको बहुत वैल्यूबल कंटेंट मिलेगा, जहाँ पे कोई भी आपको कुछ एक्स्ट्रा बात, मतलब आपके साथ कोई गलत चीज करने की कोशिश नहीं कर रहा, प्योर नॉलेज आपको मिल रही है। ऐसे और बहुत सारे चैनल्स होंगे, जाएं उनको देखें, एक्टिवली सर्च करें उन चैनल्स के लिए, उनका कंटेंट देखें, उनको अप्रिशिएट करें। ऐसे ही आपको शायद ट्विटर पे कुछ अच्छी प्रोफाइल मिल जाए, चाहते हैं उनको फॉलो करना तो करें, उनको अप्रिशिएट करें, लेकिन वहां पे बचे रहें, इस नेगेटिविटी से बचे रहें, टाइम पास चीजों से। आई एम सरप्राइज कि एक बंदा अपनी लाइव गेम स्ट्रीम कर रहा है, 2 लाख लोग बैठ के देख रहे हैं उसको, 1 लाख लोग बैठ के देख रहे हैं उसको, क्यों? ऐसा क्या मिल रहा है? एंड आई फील ब्लेस्ड कि भाई मैं उस जमाने में बच्चा था जब ये सब चीजें नहीं होती थी, जब तो सिर्फ यही राइट होता था कि पार्क में जाना है, क्रिकेट खेलना है, खो खो खेलना है, पकड़म पकड़ाई खेलनी है, छुपन छुपाई खेलनी है, जितने भी लोकल हमारे गेम्स होते थे जिसमें फिजिकली बराबर। हम लोग इन्वॉल्व रहते थे वो खेलने हैं। तो सोशल मीडिया पे तो आई कैन टॉक फॉर 24 आवर्स। आई थिंक हमें इसको बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए अब। राइट राइट। और हमेशा मैं भी ऐसे ही बोलता हूँ कि सोशल मीडिया मतलब अभी सब ऐसे फाइनेंस के स्टूडेंट्स है, तो मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ कि नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर निकाला तो ये नेगेटिव ही आने वाला है। आपका टाइम दे रहे हो आप, इन्वेस्टमेंट आपका बहुत है, लेकिन रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है इसमें। तो कुछ इट्स नहीं लाइक कि है आउटफ्लो बिल्कुल। बहुत जा रहा है, इनफ्लो कुछ नहीं है। तो मैं तो ऐसे ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि आपका एनपीवी नेगेटिव है, तो एनपीवी नेगेटिव है तो राइट आपको ये मतलब इसमें इंडल्ज होना ही नहीं चाहिए। दिस इज माई राइट। थॉट और प्रोसेस एंड आई इसी कंप्लीटली के अग्री चलते विद ना यू। कुशल, इसी के चलते मैंने क्या किया है कि हम लोग जैसे यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, तो ना यार अल्टीमेटली जो देख रहा है ना उसका माइंड, मतलब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, इन्होंने साइंटिस्ट बिठा रखे हैं ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, कि हाउ ह्यूमन बिहेव्स। सो दे विल कैच यू कि आपको क्या अच्छा लगा, और फिर आपको वही फेक फेक के देते रहेंगे, और फिर आपके लिए कितना डिफिकल्ट हो जाता है उसको कंट्रोल करना, है ना। सो इसके लिए मैंने तो क्या किया, मैं तो आपको भी यही बोलता हूँ और मैं खुद भी यही कर रहा हूँ, हम जो अपना एक इकोसिस्टम बना रहे हैं, कि जहां पे यूट्यूब है ही नहीं, जहां पे सिर्फ और सिर्फ काम की वीडियोस है, कम लोग आएंगे लेकिन वो और कुछ नहीं देखेंगे, वो आएंगे ज्ञान लेंगे और ज्ञान लेके चले जाएंगे। तो हमें एक ऐसा इकोसिस्टम अल्टीमेटली बनाना पड़ेगा। अदरवाइज यूट्यूब तो भाई हम सबको बेच रहा है ना, मतलब व्हाट्सएप $17 बिलियन का बिका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, $17 बिलियन। एक ऐसी ऐप जो आपसे ₹1 भी चार्ज नहीं करती, वो $17 बिलियन की बिकती है, क्यों? क्योंकि आप और मैं बिक गए, बिकॉज वी स्पेंड टाइम ऑन दैट ऐप, right? So if something is राइट, free, then you are the product, always remember this. क्या बात है। राइट, एब्सोल्युटली सर। बहुत बहुत बढ़िया। तो हम्म, सर फिर आपने मतलब एक बार ऐसे भी बोला था कि कोई तो भी वीडियो में ही मैंने देखा था कि यू हैव डीमोनेटाइज्ड हम्म, ऑल योर यूट्यूब चैनल्स आल्सो, और आपने मतलब कोई हम्म, भी एक चैनल पे ऐड भी नहीं दिखती है। जस्ट आस्किंग मतलब व्हाट इज योर हम्म। इंसेंटिव बिहाइंड ऑल दिस, मतलब आपको मॉनेटरी कंसिडरेशन भी नहीं है इसमें, तो व्हाट इज योर इंसेंटिव बिहाइंड ऑल दिस, की क्या पर्पस क्या है आपके दिमाग में, एंड व्हाट मेक्स यू मोटिवेटेड कि ये सब करते रहना चाहिए। राइट, मैं इसमें 2 बातें बताता हूँ। एक तो जो मेरा मेन चैनल है, जो नीरज अरोड़ा के नाम से चैनल है, जिसमें 7 लाख कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, उस चैनल को मैंने कंप्लीटली डिमोनेटाइज कर दिया है। मैंने अपनी टीम को तो कन्वे कर दिया था, और उम्मीद करता हूँ कि सारी वीडियोस डिमोनेटाइज हो गई होंगी। अगर आपने भी कुछ देखी होंगी तो उस पर एड्स नहीं आई होंगी फॉर श्योर, राइट राइट। कुछ वीडियो पे अगर ऐड आ भी रही हैं तो वो इसलिए आ रही होंगी क्योंकि कंटेंट आईडी क्लेम आ जाता है कभी कभी। कंटेंट आईडी क्लेम किया है, जैसे मैंने अभी एक मूवी का सॉन्ग जो है अपनी एक वीडियो में यूज किया था, तो दैट मनी इज गोइंग टू दैट पर्सन जिसका वो सॉन्ग है, राइट। अब आ जाते हैं अपने बाकी चैनल्स पे। सो आई थिंक एक एक्सेल का चैनल है मेरा जिसपे 2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, उस पे हमने कुछ मोनेटाइजेशन नहीं कर रखा है। एक फिन 91 है, फिन 91 इज इन कोलैबोरेशन विद सम डिजिटल एजेंसी, तो वो उन्होंने मोनेटाइज कर रखा है, हमने मोनेटाइज नहीं कर रखा है उसको। एक मेरा व्लॉगिंग वाला चैनल है, उसको मुझे मोनेटाइज करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे कई यूट्यूब पंडित्स ने बताया कि भाई मोनेटाइज नहीं करते तो यूट्यूब आपके चैनल को आगे नहीं भेजता है, थ्रो नहीं करता है। ओके। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैंने अपने मेन चैनल को क्यों डिमोनेटाइज कर रखा है, क्योंकि मुझे उस चैनल को आगे नहीं बढ़ाना है। वो हम बच्चा ढूंढ के आता है कि सर ने कोई वीडियो डाली, क्या कोई मोटिवेशनल राइट वीडियो डाली, कोई इनकम टैक्स रिवीजन डाली। प्लस मैं चाहता हूँ जब बच्चा आया, सोचो आप मेरे पास पढ़ने आ रहे हो और आप आगे, मैं आपको एक इंटरेस्ट वाली ऐड दिखा दूं, पता चला आप यार वो ऐड देखने चले गए, तो आपने क्या पढ़ाई करी फिर? और राइट आपके इंटरेस्ट बेस्ड ऐड आएगी, आप जो भी सर्च कर रहे हो, यूट्यूब को पता है, गूगल को पता है, वो आपको जानबूझ के वही ऐड दिखाएंगे। आज कुशल ने एक टी शर्ट के बारे में सर्च किया तो वो टी शर्ट की आईडी दिखा देगा आगे, राइट। और टी बराबर। शर्ट की ऐड दिखाएगा तो कुशल तो जाएगा वहां पे। सो मैं नहीं चाहता कि यार मेरे पास कोई स्टूडेंट पढ़ने आए और वो ऐड के चक्कर में वहां चला जाए। और यूट्यूब की इनकम से एक ये मिथ मैं क्लियर कर देता हूँ, आई थिंक कुशल भी बिल्कुल इसमें जो है एग्री करेंगे। यूट्यूब की इनकम से घर नहीं चलता बाबू, यूट्यूब की हाँ इनकम होती ही नहीं है। इट्स मतलब लोग बाग कर रहे होंगे, लोगों ने मोनेटाइज कर रखा होगा, एंड दे माइट बी अर्निंग $1,000 $2,000 पर मंथ। मैं तो नहीं कमाता, और मेरा ना ही कोई एम है, क्योंकि उससे मैं ना अमीर बन जाऊंगा और ना ही आपकी लर्निंग पे कोई जो है वो
कोई जबरदस्त इम्पैक्ट आने वाला है। सो आई डोंट फील कि दैट इज एडिंग एनी वैल्यू, तो मैं उसको हमेशा डीमोनेटाइज रखने की ही कोशिश करूंगा फ्यूचर में भी। इवन हमने जितने और भी चैनल शुरू करे, हमने एक एनपी शो भी शुरू किया था, हमने उसको भी मोनेटाइज नहीं रखा, जबकि उस पर तो बहुत अच्छे व्यूज आते थे एंड अराउंड 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं उसके ऊपर भी। सो क्या आई बात डोंट फाइंड के इससे कुछ वैल्यू ऐड होगी किसी की भी लाइफ में, ना मेरी लाइफ में ना मेरे स्टूडेंट्स की लाइफ में, तो इसलिए मैं उनको डीमोनेटाइज करके रखता हूँ। और रही बात कि एक इसमें मैं एक बात और भी बोलना चाहता हूँ। सी, मैंने डिमोनेटाइज कर रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई डिमोनेटाइज करे, हर किसी का अपना थॉट प्रोसेस है, हर किसी का अपना सोच है पैसे को लेके, राइट। और इसमें कोई बुराई नहीं है। कल को कुशल या कोई और भी ऐसे क्रिएटर हैं जो अपनी मोनेटाइजेशन ऑन रखते हैं, दैट्स देयर ओन विल। प्लीज डोंट गिव हेट टू एनीवन। एक तो इंडिया में ना कुशल ये बहुत प्रॉब्लम है, पैसा कमा रहा है, कैसे कमा रहा है। सो आई जस्ट वांट टू आस्क टू एवरीवन, यू आर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्हाट यू विल डू? क्या आपको एनजीओ खोल के बैठने वाले हो? आप भी तो जब जीएसटी की रिटर्न फाइल करोगे, अकाउंटिंग करोगे, ऑडिटिंग करोगे, पैसे लोगे ना। सो प्लीज डोंट गो एंड स्प्रेड हेट कि पैसा कमा रहा है। भाई वो कमा रहा है तो आपको तो प्राउड फील होना चाहिए कि एक लोअर मिडिल क्लास से बच्चा उठ के जो है आज लाखों रुपए कमा रहा है, तो आपको तो प्राउड फील होना चाहिए। द पर्सन शुड बी इंस्पिरेशन फॉर यू। सो Right. प्लीज ये सबके लिए है। कोई भी क्रिएटर अगर मोनेटाइजेशन ऑन रखता है, ऑफ रखता है, ये उसकी अपनी विल है, उसका अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन है, एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि वो अपना टाइम स्पेंड कर रहा है। आज कुशल मेरे साथ यहाँ वीडियो रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे डालेंगे, तो भाई वो टाइम स्पेंड कर रहा है अपना, और आपको उसके टाइम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। राइट राइट, गेट इट सर, थैंक यू सो मच सर। तो सर अभी जैसे हमारे लाइफ में आप जैसे मेंटोर आए, तो बहुत सारे सी स्टूडेंट्स के लाइफ में आप जैसे मेंटोर आए। जस्ट आस्किंग यू, हु वाज योर रोल मॉडल ड्यूरिंग योर सीए जर्नी? मतलब हमारे इसमें नीरज अरोड़ा सर इज द मेंटोर, तो आपके लाइफ में हु वाज योर नीरज अरोड़ा ड्यूरिंग योर सीए बहुत जर्नी? टीचर्स का इम्पैक्ट रहा। आई थिंक सबसे ज्यादा इम्पैक्ट मेरे ऊपर अजय जैन सर का रहा। अजय जैन सर शायद आप लोग ना जानते हो, क्योंकि आपके जमाने तक उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया था। एंड हमारे, हम तो बोलते हैं यार, वो मतलब हमारे ना, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि ही वॉज माई प्रोफेशनल फादर। जैसे अब रिच डैड पुअर डैड पढ़ोगे, तो बायोलॉजिकल फादर मेरे, तो फादर जो है वो ही है, और उसके बाद जो मेरे प्रोफेशनल फादर हैं जिनसे मैंने हर चीज सीखी, ऐसा नहीं उन्होंने मुझे एक्टिवली सिखाई, और मुझे लगता है कोई भी एक्टिवली ना किसी को कुछ सिखा नहीं सकता कुशल। यू लर्न बाय सीइंग देम। तो मैंने तो रूल बना लिया था अजय जैन। अब तो जैसे क्या है कि यहाँ पे सब वेबिनार्स होते हैं, सारी कुछ ऑनलाइन है, तो उस टाइम पे अजय जैन सर ऑफलाइन सारी चीजें करा करते थे, क्लासेस चल रही हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, मुझे पता चलता था ना इनका सेमिनार है, कहीं मैं जाके बैठ जाता था, चाहे मुझे स्टेयर्स पे बैठना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। और उनका बोलने का स्टाइल, उनका बात करने का तरीका, उनका बच्चों को समझाने का स्टाइल, आज 11 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, कभी कभी टैक्स में आज भी एकदम अजय जैन सर जैसी टोन निकल जाती है। मतलब जैसे वो पढ़ाते थे कोई सेक्शन, मुझे आज भी याद है कोई सेक्शन वो पढ़ा रहे हैं। तो आई थिंक अजय जैन सर को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, जो भी मैं सीख पाया। इवन अभी भी मैं अगर कभी परेशान होता हूँ या कोई दिक्कत होती है प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, मैं उनको कॉल करता हूँ। एंड ये भाई उनका बड़प्पन है कि वो बात कर लेते हैं, और बात करने के साथ साथ जो है गाइड भी करते हैं, बताते भी हैं। एंड और भी टीचर से इंस्पिरेशन मिली, काफी टीचर से पढ़ाने को लेके इंस्पिरेशन मिली, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने की इंस्पिरेशन मुझे अजय जैन सर से मिली। मैंने वही बोला कि भाई टीचर 19 भी चलेगा, इंसान अच्छा होना चाहिए। सो वही अच्छा इंसान बनने की इंस्पिरेशन मुझे अजय जैन सर से मिली। और उनको देख के ये सपना आया था पहली बार कि यार पढ़ाएंगे, राइट। उनको देख के ये सोचा था कि ये काम करने में मजा है। अगेन पैसा तो आ रहा है, वो तो बाय प्रोडक्ट है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो मजा आता है ना, जब आप बोल रहे होते हो, सामने वाला बंदा सुन रहा होता है, और सुनने के बाद वो उसे एग्जाम में परफॉर्म करके आता है और वो पास हो जाता है, आई थिंक वो एक अमेजिंग मजा है बिल्कुल। राइट राइट, एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच फॉर दिस एज वेल। जैसे आपने अभी बताया कि आपका एक और चैनल है एनपी करके, द नीरज परिमल शो, तो दैट इज इनटू स्टॉक मार्केट्स एज वेल। इवन आई हैव सब्सक्राइब टू दैट राइट। चैनल एंड आई वॉच दोस वीडियोस, दे आर वेरी इंसाइटफुल, थैंक यू फॉर दैट। तो उसमें ये पूछना था कि व्हाट इज द राइट एज ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स अकॉर्डिंग टू यू? द रीजन व्हाई आई एम आस्किंग इज कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि आर्टिकलशिप में शुरू कर लेते हैं स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करना, कहीं ना कहीं उनका ध्यान भटक जाता है पढ़ाई से, और वो बहुत ज्यादा टाइम 9:15 से 3:30 मार्केट्स में ही लगे रहते हैं। तो दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन कि मतलब आर्टिकलशिप के टाइम राइट। तो डिस्ट्रैक्शन होता है, पढ़ाई के टाइम भी डिस्ट्रैक्शन होता राइट। है। व्हाट्स योर व्यू कि क्या राइट एज होना चाहिए टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स? यू मे बी राइट। डिफरेंट फ्रॉम माय बहुत ओपिनियन, आई जस्ट वांट योर्स। बहुत चुन चुन के क्वेश्चन लाए हो कुशल, बहुत चुन चुन के जो है आपने क्वेश्चंस पूछे। सो मैं आपको स्टार्ट ऐसे करता हूँ, वेन एवर आई टॉक अबाउट इन्वेस्टिंग, तो मेरे को सबसे पहले जो व्यक्ति ध्यान में आते हैं वो आते हैं वॉरेन बफे साहब। और वॉरेन बफे साहब से जो है, जब भी आप पूछेंगे कि आपने इन्वेस्टिंग कब शुरू करी, आपने इन्वेस्टिंग, उन्होंने इन्वेस्टिंग 11 साल की उम्र में शुरू कर दी थी, राइट। सो उनसे जब पूछा जाता है कि आपने इतनी इतनी जल्दी शुरू कर दी, वो कहते हैं जल्दी नहीं शुरू कर दी, आई वॉज 11 ईयर्स लेट, ओह राइट। ओके। सी सी द पॉइंट। अब आते हैं आपकी बात पे, आपने बहुत बहुत ही बढ़िया पॉइंट उठाया कुशल के
स्टॉक मार्केट में आते हैं बच्चे, आर्टिकलशिप में लग जाते हैं, फिर वो 9:15 से 3:30 स्क्रीन पे चिपक के बैठे रहते हैं 9 बजे से, बल्कि 9 भी क्या, 7:45 9 बजे से पहले कि भाई मार्केट का मूड कैसा है, और फिर 4 बजे तक बैठे रहते हैं, आज हमने ये किया वो किया। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं अपने डीमेट अकाउंट का पासवर्ड भूल जाता हूँ हर बार, मुझे रीसेट करना पड़ता है हर बार, हर बार। क्यों? क्योंकि जो आप काम बोल रहे हो ना कि ये सुबह 9 से 3:30 बजे तक चिपक के बैठना स्क्रीन के सामने, ये इन्वेस्टिंग का काम है ही नहीं। इन्वेस्टिंग इज बोरिंग। इन्वेस्टिंग एक ऐसा काम है जिसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, और सबसे गलत बात ये है कि कुछ करना ही नहीं है, और लोगों को ऐसा मजा नहीं आता ना कुछ ना करने में। ये जो 9 से 3:30 वाली स्क्रीन वाली बात है, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के थ्रू, आई जस्ट वांट टू मेक इट श्योर, प्लीज, इफ यू आर स्टडिंग, इफ यू आर लर्निंग समथिंग, आप अभी सीए कर रहे हैं, आर्टिकलशिप कर रहे हैं, आपके पास पहले ही 2-3 चीजें हैं, पढ़ाई करना, आर्टिकलशिप करना, प्लीज डोंट ट्रेड जब तक आप प्रोफेशनली उसके लिए क्वालिफाइड नहीं है, जब तक आपने कोई प्रोफेशनल उसमें क्वालिफिकेशन नहीं ली है। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस है। एंड आई ऑलवेज बिलीव, आई ऑलवेज प्रीच, आई ऑलवेज टीच कि भाई प्लीज ट्रेडिंग ना करें, इन्वेस्टिंग करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें। लॉन्ग टर्म क्या होता है? 10 साल मिनिमम, 20 साल, 30 साल। जैसे मैं आज की डेट में सोचता हूं कि मेरा जो भी पोर्टफोलियो है, मैं कम से कम उसे 20 साल तक नहीं बेचने वाला, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। कल को जिस कंपनी में मैं इन्वेस्टेड हूं, उसके लिए कोई ऐसी खबर आ गई कि उसकी मैनेजमेंट बेकार हो गई, या उस कंपनी में कुछ लॉसेज होने वाले हैं, या उस कंपनी की ग्रोथ पे कोई दिक्कत है, अर्निंग पे कोई दिक्कत है, मैं बेच दूंगा। लेकिन अदरवाइज एक क्वार्टर खराब चला गया, मैं कभी नहीं बेचूंगा उसको। या 2 क्वार्टर भी खराब चले गए, मुझे अभी तक उसकी अर्निंग और ग्रोथ विजिबिलिटी दिख रही है, मैं कभी नहीं बेचूंगा उसको। तो ट्रेडिंग स्ट्रिक्ट नो टिल द टाइम यू आर परसुइंग सीए। इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग थ्रू म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टिंग थ्रू इंडेक्स फंड्स। आपके पास कोई बहुत अच्छा एक आपने स्टॉक का एनालिसिस कर लिया एंड यू आर सेटिस्फाइड कि भाई इसे सारे पैरामीटर्स पे खरा उतरता है, प्लीज आप उसके अंदर एक एसआईपी शुरू कर दीजिए, एज सिंपल एज दैट। ये जो रोज मार्केट देखने वाली लत है भाई, ये बहुत खराब है, इससे बच के रहना चाहिए। इससे आपको फाइनेंशियली तो जो नुकसान हो रहा ही रहा है, फिर वही बात जो हमने शुरू में भी करी थी कुशल, के टाइम भी जा रहा है आपका, और टाइम भी जा रहा है, और जो आपका कोर एरिया है आर्टिकलशिप, आर्टिकलशिप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज इन अ सीए स्टूडेंट्स लाइफ, वो टाइम भी आप खराब कर रहे हैं, वो फेज भी आप खो रहे हैं। सो नो टू ट्रेडिंग बट येस टू इन्वेस्टिंग। एंड मैं आज मतलब मैं ये बात अगर आपको बोल रहा हूं तो मेरे पास ये भी होना चाहिए कि मैं इस बात को अप्लाई कर रहा हूं। कम टू माई प्लेस, मैं मिष्टी के साथ बैठ के बुक्स पढ़ता हूँ इन्वेस्टिंग की, मैं उसे समझाता हूँ इन्वेस्टिंग क्या है क्या नहीं है। इवन मैंने फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर एक फ्री कोर्स बना रखा है, जिसमें मैं बस कोशिश करता हूँ कि लोगों को फाइनेंशियल लिटरेट करूँ। वो कोर्स पता कैसे बना है? जो मैं मिष्टी को बताता हूँ, मिष्टी 7 ईयर ओल्ड, जो मैं उसको बताता हूँ उसी को मैं थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड करके जो है एक वीडियो बना के सबको दे देता हूँ। सो आप आज मिस्ट्री से पूछेंगे इमरजेंसी फंड क्या होता है, शी कैन टेल यू। आज आप उससे पूछेंगे कि पैसा बैंक में रखना चाहिए कि घर में रखना चाहिए, शी कैन टेल यू। फिर आपसे पूछेंगे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है या फिर पीपीएफ में इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, बेसिक टर्मोलॉजी उसको क्लियर है कि दिस इज द थिंग, राइट। सो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि इन्वेस्ट करो, तो मैं ऐसा नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं वो बोल रहा हूँ जो मैं अपने बच्चों को सिखा रहा हूँ। बट सेम सेम पॉइंट, मैं कभी मिस्टी को शायद ट्रेड ना करने दूं अनलेस एंड अनटिल उसकी कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग ना हुई हो ट्रेडिंग को लेके, उसे सारे सॉफ्टवेयर, सारे जो भी चीजें होती है ट्रेडिंग में उसकी नॉलेज ना हो, मैं तब तक उसे कभी ट्रेडिंग नहीं करने दूंगा। और वही चीज मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ। राइट राइट, एब्सोल्युटली, गेट इट गेट इट। तो अभी जैसे आपने इन्वेस्टिंग पे इतना एम्फसाइज किया, तो राइट एज ऑफ इन्वेस्टिंग तो मतलब ऑफ कोर्स डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन, इन्वेस्ट तो कभी भी कर सकते हैं। जस्ट आस्किंग यू सम ऑफ द फैक्टर्स व्हिच यू कंसीडर। अभी जैसे आपका चैनल भी है, तो व्हाट आर सम ऑफ द फैक्टर्स यू वुड कंसीडर अगर आप कोई स्टॉक खरीदते हो? तो वो खरीदने के पहले फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स दोनों कंसीडर करने पड़ते हैं, बिकॉज वी आर बाइंग शेयर्स इन द कंपनी, सो इट मीन्स कि वी आर ओनर्स इन दैट एग्जैक्टली, कंपनी। तो 10-15 साल राइट। के लिए हम ओनर्स बन जाते हो कंपनी के। सो व्हाट आर सम ऑफ द फैक्टर्स यू कंसीडर बिफोर बाइंग दैट स्टॉक? सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं देखता हूँ मैनेजमेंट, गवर्नेंस, जिसे हम लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीइंग अ सीए स्टूडेंट। आई थिंक यहाँ पे मैं एक पॉइंट और भी एम्फोसाइज करता हूँ कि आप सीए कर रहे हैं तो आपके पास एक आशीर्वाद है। आप सोचो आप ऑडिट रिपोर्ट बनाते हो, आप सोचो आप एनुअल रिपोर्ट्स की सारी जानकारी रखते हो, आप सोचो आपको अकाउंटिंग रेशियो, मुझे लगता है सीए से अच्छी तरह किसी को आते नहीं होंगे, नहीं आते होंगे किसी को भी। सो यू आर ब्लेस्ड। तो सब, और उससे सबसे खास बात है गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम सबको पढ़ाया जाता है, LODR गाइडलाइंस हम सबको पढ़ाई जाती हैं। अगर आप किसी भी कंपनी को एनालाइज करना शुरू कर दें, माय हम्बल रिक्वेस्ट विल बी कि प्लीज सबसे पहले जाके उसकी मैनेजमेंट के बारे में जाने, गवर्नेंस के बारे में जाने। अगर वहां पे आपको 1% भी शक है, प्लीज इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि बाहर हजारों कंपनीज बड़ी हुई हैं। अगर आपको मैनेजमेंट पे 1% भी शक है, आपको गवर्नेंस पे 1% भी शक है, आपको लगता है कि नहीं इस कंपनी की मैनेजमेंट, इस कंपनी के प्रमोटर्स कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, अपने शेयर्स प्लेज कर रहे हैं, या इस कंपनी के प्रमोटर्स का बैकग्राउंड सही नहीं है, पहले किसी और कंपनी से आए हैं जहां पे बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स हुए थे, प्लीज डोंट इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। दिस इज द नंबर 1 थिंग। नंबर 2, आई ऑलवेज, मैं हमेशा क्या देखता हूं, मैंने क्या पाया है, और ये वॉरेन बफेट साहब भी बोलते हैं, अ गुड बिजनेसमैन कैन बी अ गुड इन्वेस्टर एंड अ गुड इन्वेस्टर कैन बी अ गुड बिजनेसमैन।
ये क्यों है? क्योंकि जब आपने जैसे बोला हम शेयर खरीद रहे हैं, अभी आपने बताया कि हम शेयर खरीद रहे हैं, बिजनेस खरीद रहे हैं, सो मैं अपनी जमा पूंजी एक बिजनेस में लगाने जा रहा हूँ, सो मैं हमेशा उसको समझूंगा कि भाई इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसका Right. बिजनेस मॉडल चलेगा नहीं चलेगा। आज की डेट में मेरे पास बहुत सारे यंगस्टर्स आते हैं अपने स्टार्टअप आइडियाज लेके, और फर्स्ट स्टेज में मैं उन्हें अगर रिजेक्ट करता हूँ तो सिर्फ इसलिए करता हूँ कि बिजनेस मॉडल समझ नहीं आता है। और इससे पहले मैंने जिस स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रखा है, अराउंड 12.5% की इक्विटी है मेरे पास उस स्टार्टअप की, उस स्टार्टअप का बिजनेस मॉडल इतना अच्छा था, मैंने आगे से अप्रोच किया, आई वांट टू इन्वेस्ट, क्योंकि मुझे पता है कि वो कहां जा सकता है। तो सेकंड पॉइंट जो मैं बोलना चाहता हूं वो है बिजनेस मॉडल। क्या बेचती है ये कंपनी, क्या प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड रहने वाली है, उस प्रोडक्ट में कितनी ग्रोथ रहने वाली है, क्या वो एक नेसेसिटी वाला प्रोडक्ट है या फिर वो लग्जरी प्रोडक्ट है। लग्जरी प्रोडक्ट है तो हो सकता है लोग बाग लेना बंद कर दे, अभी जैसे पेंडेमिक आया था। लेकिन आप बात करो नेस्ले की, आप बात करो आईटीसी की, दीज आर नॉट स्टॉक रिकमेंडेशंस एट ऑल, जस्ट एक डिस्कशन चल रहा है। बात करो मेरिको Yes. की, कई लोग मेरिको के बारे में शायद नहीं जानते होंगे, बट आपके घर में उसके प्रोडक्ट्स चल रहे होंगे। आप बात करो पेज इंडस्ट्रीज की, आप इनके प्रोडक्ट्स देखिए। सो सेकंड चीज मैं देखता हूँ कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, सर्विसेज क्या है, फिर उसमें ग्रोथ कितनी आनी बाकी है। जैसे आज की डेट में एक मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम चल रही है, राइट? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम में कौन कौन से प्लेयर्स जो है आगे निकल सकते हैं। देन अर्निंग विजिबिलिटी क्या है, ठीक है इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे, लेकिन मार्जिन क्या कमा रहे हैं। अल्टीमेटली मैं आपको एक खास बात बताता हूँ, लॉन्ग रन में स्टॉक का प्राइस क्या कौन डिटरमाइन करता है, क्या डिटरमाइन करता है? द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी विल डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द स्टॉक, एंड इन लॉन्ग रन दे विल मैच। शॉर्ट रन में ऐसा हो सकता है कि अर्निंग नीचे जा रही है, प्राइस ऊपर जा रहा है, या उल्टा हो सकता है कि अर्निंग्स ऊपर जा रही है, प्राइस नीचे जा रहा है, या अर्निंग्स नीचे जा रही है, प्राइस ऊपर जा रहा है। लेकिन लॉन्ग रन में ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, पक्की बात है। सो मैं हमेशा ऐसी कंपनी चूज करता हूं, मैनेजमेंट अच्छी हो, बिजनेस मॉडल अच्छा हो, अर्निंग विजिबिलिटी हो, ग्रोथ विजिबिलिटी हो, और अगर ये एक बड़ा फेमस वर्ड है वैल्यू इन्वेस्टिंग की दुनिया में, मोट। मोट इज लाइक, पुराने जमाने में जो राजा होते थे वो क्या करते थे, अपने महल के चारों तरफ गड्ढा खुदवा के उसमें पानी डलवा देते थे, उसमें मगरमच्छ छोड़ देते थे, ताकि कोई भी अगर बाहर से हमला करने आए तो वो अपना मेन गेट बंद कर लेंगे, बाकी इसके अंदर गिरेंगे और मगरमच्छ उन्हें खा जाएंगे। सो वो मोट है, राइट? अपनी सेफ्टी बनाना। सो अगर किसी कंपनी के पास ऐसी सेफ्टी है, वो बहुत सारे तरह की मोट्स हो सकती हैं कि भाई कॉम्पिटिटर आसानी से उसके किले पे, उसके महल पे हमला नहीं कर सकता। आई थिंक वो बहुत जबरदस्त है। फॉरेन कॉन्टेक्स्ट में बोलूं तो एप्पल के पास अपनी एक जबरदस्त मोट है। एप्पल की जो इंटीग्रेशन है सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर का, ये एक बहुत अमेजिंग मोट है। और एप्पल कैसे अपने आप को अपने सिस्टम के अंदर बांध लेता है, वंस एप्पल फैन ऑलवेज एप्पल फैन, वंस एप्पल Right. यूजर ऑलवेज एप्पल यूजर, यू कैन नॉट स्विच बैक टू एंड्रॉइड, राइट? Right. ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ एग्जांपल, क्योंकि काफी लोग कनेक्ट कर पाएंगे, जो लोग एप्पल यूजर्स हैं वो लोग कनेक्ट कर पाएंगे। आपने एक बार एप्पल यूज कर लिया, आप नहीं जा सकते वापस कहीं पे। सो इस तरह की अगर हमें मुझे पता चल जाता है कि इस कंपनी के पास मोट है, या फिर ऐसी कंपनी जिसका कैश रिच बिजनेस है, जनरली इंश्योरेंस बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो कैश रिच बिजनेस होते हैं। सो इस तरह के कुछ फैक्टर्स हैं जो हम देखते हैं, और ऑब्वियसली जो फाइनेंशियल फैक्टर्स आपने, जो बेसिक फैक्टर्स होते हैं, रेशियोज हो गया, रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, डेट इक्विटी रेशियो हो गया, जो बिल्कुल बेसिक फैक्टर्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। जैसे अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो शायद मैं रिटर्न ऑन एसेट पे ज्यादा ध्यान दूंगा, प्राइस टू बुक वैल्यू पे ज्यादा ध्यान दूंगा। वो बेसिक अपने फाइनेंशियल रेशियोज हो गए। इधर अपने ये जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स होते हैं, मैनेजमेंट हो गया या मोड्स हो गई, और उसके बाद हम देखते हैं प्राइसिंग। प्राइसिंग में क्या है, बहुत फाइट है। क्या फाइट है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एचडीएफसी बैंक का शेयर, अगेन दिस इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन एट ऑल, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। एचडीएफसी बैंक का स्टॉक जो है वो आई थिंक 750-760 रुपए तक गया होगा। उस टाइम लोग बाग उसे खरीद नहीं रहे थे, कुछ डर फैला हुआ था। आज वो 1500 कुछ रुपए का है, 1540 में भी, मतलब अगर इतने के आसपास ही होगा। अगेन मैं देखता नहीं हूँ प्राइसेस बिल्कुल भी, एक फेयर आइडिया बता रहा हूँ आपको। आज लोग बाग उसे खरीदने के पीछे पागल है। टाटा मोटर्स, कोई भी आप नाम ले लो, मैं पेज इंडस्ट्रीज, डिस्क्लेमर कि भाई मेरे पास पेज इंडस्ट्री के शेयर है, 17,000 में कोई खरीद नहीं रहा था उस शेयर को, आज 30,000 रुपए का शेयर है। पॉइंट ये है कि प्राइस जो है ना एक ऐसी चीज है, पीपल डोंट अंडरस्टैंड, पीपल से कि भाई प्राइस बहुत कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। मैं बोलता हूं कि अगर एक बहुत बढ़िया कंपनी आपको ठीक ठाक प्राइस में मिल रही है, प्लीज बाय इट। लेकिन आपको एक घटिया कंपनी बहुत कम प्राइस में मिल रही है ना, प्लीज डोंट बाय इट, क्योंकि वो और नीचे जाएगा। लेकिन एक आपको एक अच्छी कंपनी, एक बहुत बढ़िया कंपनी, पेज इंडस्ट्री जैसा एक अच्छा बिजनेस आपको फेयर प्राइस मिल रहा है, प्लीज गो एंड बाय इट। अगेन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन एट ऑल, पहले रिसर्च करें, सोचे समझे, जो भी आप करेंगे उसके लिए आप खुद जिम्मेदार रहेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आप उसे फेयर प्राइस से बाय कर सकते हैं। Right, absolutely. Thank you so much, sir. In fact, मैं सौरभ मुखर्जी को भी इंटरव्यू कर रहा था, and he was also like towards value investing only, and he also gave similar like name of the stocks which you suggested, तो Page Industries and these stocks. तो वो भी यही देखते basically, barriers to entry कंपनी में होने चाहिए, like ROC should be more than the cost of capital, and like it should be a राइट, monopolist. Basically, it should be the leader, market राइट, leader.
तो यही सब Exactly. फैक्टर्स देखते हैं, एंड ही इज आल्सो ऑफ द व्यू कि 10 years 15 years तक तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए. So he names it as Coffee Can Portfolio, or like even I was Exactly. impressed by his investment philosophy. मैं आपको बताता हूँ कुशल, ये ऐसी चीज है ना, ये एक आम व्यक्ति को, एक व्यक्ति जो, हम लोग तो फिर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से हमारी अर्निंग बहुत अच्छी होती है, ओवर द टाइम बहुत ग्रो भी करती है, लेकिन मैं तो पता है क्या चाहता हूँ, मैंने अपने ऑफिस में जो जो बिल्कुल बेस लेवल वाले एम्प्लॉयज है ना, सबको इन्वेस्टिंग करा रखी है, सबको. मेरा एक इंटर्न था जिसकी स्टाइपेंड जो है वो 6,000 रुपीज पर मंथ थी, मैंने उसको भी इन्वेस्टिंग के लिए गाइड किया, और इंडेक्स फंड मैंने उसके पैसे लगाए. मैंने कहा लगाना ही लगाना है. क्यों लगाना है? दिस इज गोइंग टू चेंज देयर एंटायर लाइफ. स्मॉल अमाउंट, बिग टाइम, ह्यूज वेल्थ. सिंपल फॉर्मूला, स्मॉल कंसिस्टेंट अमाउंट एंड बिग टाइम, ह्यूज टाइम, और उसके बाद बनेगी आपकी ह्यूज वेल्थ. राइट. सो ये फॉर्मूला मैं चाहूंगा कि हमारे सारे जितने भी कुशल के चैनल के व्यूअर्स हैं, प्लीज सब अपनाएं और अभी से इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दें, सोच समझ के, पढ़ लिख कर. जब आप, प्रॉब्लम क्या होती है, जो बात कुशल ने जो मुझे बताई वो बहुत अच्छी लगी कि सब आर्टिकलशिप में डिस्टर्बेंस होती है. शायद कुशल ने अपने कुछ फ्रेंड्स को देखा होगा कि वो डिस्टर्ब रहते होंगे या परेशान रहते होंगे. सो उस डिस्टर्बेंस में तो हमें जाना ही नहीं है, उस डिस्टर्बेंस में हमें जाना ही नहीं है. अगर आपको डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, बैठो 10 दिन लगाओ, एक कंपनी में रिसर्च करो, इन्वेस्ट करो चुपचाप. जैसे अभी बताया मुखर्जी साहब का आपने नाम लिया, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, तो वो कॉफी कैन में डाल के भूल जाओ उसको, दैट्स इट. और सेकंड अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए? कुछ नहीं मिल रहा, इंडेक्स फंड्स हैं, कभी उस पर बैठ के और चर्चा कर देंगे कुशल के साथ, लेकिन इंडेक्स फंड में आप सिंपल एसआईपी करवाइए. 100 रुपीज पर मंथ से आप शुरू कर सकते हैं. 100 रुपीज पर मंथ, कम ऑन. आप उसमें एसआईपी लगाइए, और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाए अपनी एसआईपी का अमाउंट बढ़ाते जाए और चुपचाप बैठे रहे. एक आपको मैं एक फैक्ट बता देता हूं, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, जो हम इंडेक्स जिसे बोलते हैं, सेंसेक्स, सेंसेक्स 100 से बेस वैल्यू से शुरू हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आज की डेट में 52,000 के आसपास है, आई थिंक 52,000 के आसपास पहुंच चुका था. यानी आपके 100 रुपए 52,000 बन गए थे. आपने उस पर जीरो एफर्ट किया था, जीरो एफर्ट. राइट. आपने एक बार कुछ सोचा ही नहीं, आपने दिमाग ही नहीं लगाया. इसे बोलते हैं जीरो नॉलेज इन्वेस्टिंग. राइट. तो यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई इंडिया में इन्वेस्ट करो, इंडिया का भाव बढ़ने वाला है, और इंडिया में इन्वेस्ट करने का सिंपल तरीका है कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो. राइट, एब्सोल्युटली. थैंक यू सो मच सर फॉर दोज वंडरफुल इनसाइट्स. बहुत बहुत मजा आया आपसे बात करके. बहुत सारे डिस्कशन पॉइंट्स हुए, बहुत सारे इनसाइट्स मिले मुझे भी, और काफी लोगों को भी मिलने वाले. सो एनी लास्ट मैसेज व्हिच यू वुड लाइक टू गिव टू ऑल आवर व्यूअर्स? लास्ट मैसेज यही है, मैं आज भी एक इन्वेस्टिंग की बुक पढ़ रहा था, और सबसे लास्ट मैसेज मेरा हमेशा सेम रहेगा कि भाई सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद. लाइफ एक बहुत बड़ी चीज है, और अगर आपको लाइफ में सेटिस्फाइड रहना है तो आपको कांस्टेंट लर्न करते रहना पड़ेगा. अगर आप इवॉल्व नहीं हो रहे हैं, कॉन्स्टेंटली आप लर्न नहीं कर रहे हैं, आप हर समय कुछ सीख नहीं रहे हैं, आप अपना समय और अपने आसपास वालों का समय वेस्ट कर रहे हैं. सो वही बात कि सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद. क्या बात है. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग अप ऑन द चैनल. बहुत मजा आया आपसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इनसाइट्स, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स. बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप. विश यू ऑल द बेस्ट. सेम है कुशल, मुझे भी बहुत मजा आया, एंड आई रियली अप्रिशिएट जिस तरह से आपने इस चैनल को ग्रो किया है, जिस तरह से आप अपने पॉइंट्स रखते हो, जिस तरह से आप लोगों को गाइड कर रहे हो, चाहे फिर वो इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स हैं, फाइनल वाले स्टूडेंट्स हैं. और यही रोल होता है एक लीडर का, एक यही रोल होता है एक अच्छे इंसान का, कि भाई हमने अपनी अचीवमेंट्स के बाद लोगों की जो है वो हेल्प करनी है. वो आप बहुत अच्छी तरह कर रहे हो. आई रियली अप्रिशिएट दैट. थैंक यू. आई एम जस्ट फॉलोइंग योर फुटस्टेप्स टू बी ऑनेस्ट. आपको देख के बाद ऐसा लगता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए, तो लाइक टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम यू ओनली. एंड वन मोर थिंग, कि आपको थैंक यू भी बोलना है, लाइक स्पेशल थैंक्स टू यू. आपने वो एक वीडियो डाला था स्ट्रगल टू सक्सेस चैनल पे, उसके बाद वो बहुत फेमस हुआ था कि मैंने आईटीसी को रिजेक्ट किया था. तो मैंने फर्स्ट वीडियो जब मेरे चैनल पे डाला था तो ऐसे कमेंट्स आते थे, आप वही ना 21 लाख वाले रिजेक्ट करने वाले पैकेज, आप वही ना 21 लाख पैकेज रिजेक्ट करने वाले, वैसे ऐसे कमेंट्स आए थे. तो आपकी वजह से तो काफी मतलब बूस्ट मिला था, एंड आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ यू ओनली कि इतना चैनल भी ग्रो हो पा रहा है. तो स्पेशल थैंक्स टू ग्रेट, यू. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कुशल. बस लास्ट बात बोलता हूँ क्योंकि इससे कनेक्ट हो रही है. देखो आप, ये एक अच्छे इंसान की निशानी है कि वो हमेशा उस व्यक्ति को क्रेडिट देता है जिससे उसने सीखा या जिससे उसको कुछ हेल्प मिली. सो ये जो आप कर रहे हो ना, जैसे आपने अभी मेरे लिए बोला, आगे लोग आपके लिए भी बोलेंगे. सो ये हमेशा हमें एक चेन चला के रखनी है. ऐसा नहीं कि हमने उससे सीख लिया या हमने उससे सारी चीजें एक्सट्रैक्ट कर ली और हम उसको क्रेडिट भी नहीं दे रहे हैं. सो ऑलवेज गिव क्रेडिट्स. जिससे भी आप जो भी सीख रहे हैं, प्लीज उसे क्रेडिट दीजिए. थैंक यू. क्या बात है. थैंक यू सो मच सर.